हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो सब? हाय एंड वेलकम टू द सेशन। देखो अभी आपका बायोलॉजी का दो पार्ट है, राइट? इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड साथ में आपके है टिश्यूज। तो दोनों ही चैप्टर्स का वन शॉट आने वाला है बच्चों, जिसमें से आज जो है आपका पहला वन शॉट है, दैट इज टिश्यूज से पहले सेल का। अगर सेल आपको अच्छे से आता है तो आप टिश्यूज बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो बच्चों इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं इसी चैप्टर के बारे में। ओके, तो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का बच्चों हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में, जिसमें सभी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने इन केस इससे पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आपके सभी चैप्टर्स के वन शॉट विद देयर न्यूमेरिकल वन शॉट सब कुछ आ रहे हैं बच्चों ऐप पर, ओके, एज वेल एज यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और जो भी बच्चे पहली बार मेरी क्लास में आ रहे हैं, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अक्षय कुमार उपाध्याय बच्चों। आई एम योर साइंस एजुकेटर। आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1 lakh aspirants in the last 7 years of teaching, and we have produced students those who have scored full marks in science in their board examination as well as final examination। तो आप सब भी स्कोर कर सकते हो बच्चों। इतना अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोगों के लिए अचीव क्लास 9 बैच आ चुका है, और दिस बैच इज फॉर फाउंडेशन बैच है बच्चों, फॉर क्लास 9 लर्नर्स। तो जो भी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, दे कैन ज्वाइन इट। 9th of October पे स्टार्ट हो चुका है। आपके फेवरेट एजुकेटर्स इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि हुसैन जद्दी सर वुड बी टीचिंग एसएसटी, रफीक सर वुड बी टीचिंग मैथमेटिक्स, एंड बच्चों आई विल बी टीचिंग यू साइंस इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। और इस कोर्स को एनरोल करने के लिए जस्ट नीड टू सब्सक्राइब टू एमबाइब सिंपल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एमबाइब सिंपल को बच्चों, यू कैन सब्सक्राइब टू इट। जब आप सब्सक्राइब करते हो आपको मिलता है एमबाइब लर्न का ऑप्शन, जिसमें 70,000 प्लस वीडियो लेसन एंड 2,000 प्लस ई बुक्स आपके लिए अवेलेबल है। डाउट रेजोल्यूशन 24/7 है। एमबाइब लाइव क्लासेस होती है बच्चों विद द प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज एंड एमबाइब प्रैक्टिस एंड टेस्ट से बच्चों व्हाट यू गेट इज 1.5 मिलियन क्वेश्चन की ह्यूज लाइब्रेरी मिलते हैं। इट केटर्स 400 प्लस एग्जामिनेशन एज वेल। इंटरेक्टिव गोबो लेसन से पढ़ने का मौका मिलता है बच्चों विद द प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज एज वेल एज बच्चों जब आप आते हो ऐप पर आपको सभी लर्निंग गोल्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। इसका मतलब अनलिमिटेड एग्जाम्स की तैयारी बच्चों, जस्ट बाय डूइंग व्हाट बच्चों, जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू एमबाइब सिंपल। एंड इसमें बच्चों आपको एमबाइब लर्न का ऑप्शन मिलता है, ओके, एमबाइब लेंस, एमबाइब लैब एक्सपेरिमेंट्स, एमबाइब फॉर पेरेंट्स, ब्रेनर्स, प्रोजेपीडिया। तो ये सभी का सब्सक्रिप्शन, मतलब जो हर एक एमबाइब ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाता है। हेलो, वेरी गुड इवनिंग फरीन, वेलकम। एंड ऑल दिस एट वॉस्ट कॉस्ट बच्चों एट जस्ट ₹699 पर मंथ आप लोगों को मिलता है ये सब्सक्रिप्शन। इफ यू गो विद 3 month सब्सक्रिप्शन प्लान इट विल कॉस्ट यू ओनली ₹599 पर मंथ। इसमें यू कैन यूज द कोड अक्षय 15, तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर। एंड इफ यू गो विद एनुअल सब्सक्रिप्शन इट विल कॉस्ट यू ओनली ₹499 पर मंथ। इसमें यू कैन यूज द कोड अक्षय 30, एंड ये कोड यूज करने के बाद बच्चों आपको 30% ऑफ मिल जाएगा बच्चों इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को 30% ऑफ है। एंड अगर हम लोग बात करें व्हाट पे से 3 month सब्सक्रिप्शन के बारे में, उसमें आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया बच्चों फॉर दिस, यू कैन एनरोल फॉर दिस। और जो भी बच्चे पहली बार मेरे क्लास में आ रहे हैं, जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बच्चों, माय नेम इज अक्षय कुमार उपाध्याय अगेन। और हम लोग इस क्लास में बच्चों डिस्कस करने वाले वन शॉट रिविजन अगेन। ओके, चलो तो रेडी हो? तो हम लोग बच्चों पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, फटाफट करेंगे बच्चों। तो टेक योर टाइम, ओके, और नोट्स निकाल लो फटाफट आपके पास अगर होंगे तो। अगर नोट्स नहीं है बच्चों तो यू कैन सी दिस बच्चों, इसमें से आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे मेरे लेक्चर में ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट बच्चों। सबसे पहले देखो सेल के बारे में बात करेंगे। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और दिस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। डेड सेल के बारे में पहली बार बात हुआ था बच्चों। इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स है बच्चों वो सब लोग साथ में कम करते हैं टू फॉर्म टिश्यूज, एंड टिश्यूज वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। दिस इज द बेसिक, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये स्ट्रक्चरल भी है एंड ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। ये तो लाइफ का ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग बच्चों। जब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में, तो देयर आर 3 थिंग्स बच्चों जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो, इन द ईयर 1665 बच्चों रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क के बॉटल के ऊपर सेल्स को देखा, और उन्होंने उसका नाम दे दिया सेल, एक स्मॉल कंपार्टमेंट, राइट, है ना। सेल जो टर्म दिया गया था बच्चों, दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। ओके, और ये जो सेल के बारे में बात हो रही थी, ये डेड सेल थे, कॉक सेल था ना, राइट। सो दिस इज अ डेड सेल के बारे में बात हुई थी सबसे पहले। देन इन द ईयर 1838 बच्चों, अगर आप देखो, मैथियस शेल्डन एंड थियोडोर श्वान ने सेल थियरी को बनाया बच्चों। अब इसमें रुडोल्फ वर्चो ने इसको मॉडिफाई भी किया। ओके, तो मॉडर्न सेल थियरी इसके बाद बना था। इससे पहले बच्चों शेल्डन एंड श्वान ने बच्चों प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे ये लिविंग सेल के बारे में बात कर रहे हैं।
और देन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के बारे में जो मॉडिफिकेशन था बच्चों सेल थियरी का, दैट वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चॉव। ओके, अब इसमें क्या तीन चीजें बोली गई बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थी, देखो एक एक करके समझेंगे। पहला जो पोस्टुलेट था दैट इज सेल जो है ओके इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके लिविंग थिंग्स का। देन सेल जो होता है बच्चों फंक्शनल यूनिट भी है, और हर सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सही है, प्लांट सेल दैट सेल से, यस राइट है। ओके, वेलकम पार्क। सो ये चीज क्लियर है बच्चों। एंड जब भी सेल वेरी करते हैं किसी भी चीज में, वो नंबर्स में वेरी करते हैं। ओके, तो सेल्स वेरी इन नंबर्स। एग्जाम्पल बच्चों सिंगल सेल अमीबा देख लो, या कुछ स्पाइरोगायरा का देख लो, या फिर मल्टी सेल ह्यूमन को देख लो। तो यूनिसेलुलर भी हो सकती है चीजें एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब नंबर्स में चेंज हो सकता है। देन सेल के साइज में चेंजेस आता है बच्चों। देन सेल का जो वेरी करते हैं बच्चों सेल, वो साइज में वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल स्मॉलेस्ट होते हैं बच्चों, नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट होते हैं ह्यूमन बींग में, राइट। ऑस्ट्रिच का एग जो है बच्चों इट इज द लार्जेस्ट, राइट। एंड दे कैन वेरी इन शेप्स एज वेल, दे कैन वेरी इन शेप्स एज वेल। तो शेप्स में भी वेरी कर सकते हैं बच्चों, जैसे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू देखा होगा आपने, ओके। देन आपने ग्लैंडुलर देखा होगा बच्चों, क्यूबॉइडल देखा होगा। तो ये जो सेल्स के शेप होते हैं वो भी वेरी कर सकते हैं। तो तीन चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस की, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। पहले सेल्स कैन वेरी इन नंबर्स साइज एंड शेप, ठीक है। नंबर साइज एंड शेप, ये तीन वर्ड्स याद रख लेना, सेल साइज, सेल शेप, सेल नंबर। देन आता है सेल वॉल्यूम भी, जो कि सेल नंबर से रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के लिए नंबर ऑफ सेल्स कम लगते हैं, बट अगर वही आप कंपेयर करो इसको लेट्स से विद एन एलिफेंट का जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज इट्स अ ह्यूज एनिमल, है ना। तो नंबर ऑफ सेल्स भी वहां पे वेरी करते हैं बच्चों, ये याद रख लेना, ठीक है। यहाँ तक के पार्ट में किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछ लो अभी अभी, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग जो आपको पता होना चाहिए, ओके जब आप लोग सेल के तैयारी करते हो, सेल्स पढ़ने की शुरुआत करते हो तब, ठीक है। क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? अगर है तो बच्चों बता दो, अगर नहीं है तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। तो सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो सेल में बेसिक हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए सेल का, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो जब हम लोग बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, ओके तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिसमें फूड में से एनर्जी निकाला जाता है। कोई भी टाइप में हम लोग जब बात करते हैं बच्चों कि रेस्पिरेशन के बारे में, तो रेस्पिरेशन बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, कहां से? एनर्जी फ्रॉम फूड, फ्रॉम फूड। तो फूड में से एनर्जी को निकालने का या एक्सट्रैक्शन करने का प्रोसेस ही आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब जब हम लोग बात करते हैं सेल्स के बारे में बच्चों, तो यहाँ पे दो टाइप के सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके अब याद रख लेना, यहाँ पे दो टाइप के सेल्स आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने मिलते हैं। अब वो कौन से दो टाइप के सेल्स है बच्चों? पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स, ओके। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स बच्चों, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब जो सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों, वो हम लोग प्रोकैरियोट्स में भी देखेंगे, यूकैरियोट्स में भी देखेंगे। बट क्या है ना, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना, दीज आर वेरी प्रिमिटिव सेल्स, अंडर डेवलप्ड आप ऐसे बोल सकते हो। तो दे लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेरियस अगर आप यूकैरियोटिक में देखो तो दे हैव मोर एडवांस एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एज वेल एज सेल ऑर्गेनल्स, ओके। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, राइबोसोम बेचारा अकेला होता है वहां पे, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आइडिया हियर इट इज कि हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स पे फोकस करेंगे, कॉज प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव, अंडर डेवलप्ड। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है प्रिमिटिव का मतलब एंशिएंट होता है, एंशिएंट नहीं होता बच्चों, प्रिमिटिव का मतलब होता है अंडर डेवलप्ड, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड है इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल बच्चों, तो दीज आर वेल डिफाइंड। याद रख लेना, ये जो सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफाइंड होते हैं, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एक करके आप लोग चीजें समझ सकते हो। यूकैरियोटिक सेल्स में बच्चों वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, इनका खुद का सेल मेम्ब्रेन होता है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और देन इसके पास में बच्चों सेल वॉल भी होता है इन द केस ऑफ प्लांट सेल, ओके एंड फंगाई। तो अब ये एक चीज आपको समझने के लिए एक बेसिक ब्रेकडाउन पता होना चाहिए आप सबको, तो वो बेसिक ब्रेकडाउन मैं आप लोगों को अभी सिखाता हूं, ठीक है। अब देखो बेसिक ब्रेकडाउन कैसे समझोगे, ओके पहले देखो यहां से ब्रेकडाउन समझो। तो सेल्स में हम लोगों ने क्या बात की कि जो भी सेल्स होते हैं, ओके जो भी सेल्स होंगे इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ओके विल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, ओके व्हाट आर द टू पार्ट्स बच्चों? हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले। तो एक होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होंगे यूकैरियोटिक सेल्स। अब इसमें आपके पांचों किंगडम्स भी डिवाइड होते हैं बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से देखना। जो आपके पांच किंगडम्स होते हैं वो यहीं से डिफाइन किए जा सकते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक
एंड यूकैरियोटिक के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के आगे, तो बच्चों याद रख लेना प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर इन नेचर, बट यूकैरियोटिक सेल्स कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन सा बोला मैंने, यूनिसेलुलर भी होंगे, ये मल्टीसेलुलर भी होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिस कैन बी यूनिसेलुलर, दिस आर ऑलवेज यूनिसेलुलर एंड प्रिमिटिव, और ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। अब यूनिसेलुलर में बच्चों इसमें जो आता है, इसका जो बाइफर्केशन है दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा का। तो इसको यहीं पे मैं एंड कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे एक आपका किंगडम डिफाइन हो जाएगा, दैट वुड बी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम सॉरी प्रोटिस्टा बोलते हैं, मोनेरा। तो यहाँ पे किंगडम मोनेरा डिफाइन हो जाए प्रोकैरियोटिक में, आप लोगों को देखने मिलेगा। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिसेलुलर के बारे में बच्चों, तो यहाँ पे जो किंगडम डिफाइन होता है दैट किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर ही होते हैं। ठीक है, एंड देन मल्टीसेलुलर में अगर आप देखो बच्चों, तो मल्टीसेलुलर को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, हम मल्टीसेलुलर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और आगे एक जिसमें सेल वॉल हो और एक जिसमें सेल वॉल ना हो। ठीक है, मल्टीसेलुलर दो में डिवाइड होते हैं, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। तो यहां पे मैं लिख दूंगा, यहां पे सेल वॉल है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर देंगे, हम लोग टिक मार्क और क्रॉस मार्क से करेंगे। इसमें क्रॉस मार्क है, इसमें टिक मार्क है, तो इसमें सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है। ठीक है, तो विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल पहले डिवाइड होगा। इसके बाद भी बच्चों इसका और डिविजन होता है आगे। ओके, इसके बाद भी इसका और डिविजन होता है, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं दो और पार्ट्स में बच्चों। ओके, ये भी मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो बच्चों, किंगडम्स अगर आपको समझना अच्छे से, तो इसको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एक जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, एक जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और एक जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ओके, अब देखो इसमें जो किंगडम आता है, इसमें किंगडम आता है किंगडम एनिमेलिया का, किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया। ठीक है, एंड यहां पे जो किंगडम आता है बच्चों, इट इज किंगडम यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया, तो यहाँ पे आ गया फंगाई, नहीं ये है विद फोटो, तो प्लांटे, और यहाँ पे आ गया किंगडम ओके फंगाई। ठीक है, ये 5 किंगडम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दीज आर द 5 किंगडम्स जिसके बारे में आपको जस्ट आइडिया भी होगा तो बेटर है बच्चों। ठीक है, तो सेल्स का डिवीजन करवा दिया हम लोग ने, इसके टाइप में इसको डिवीजन भी कर दिया, इसका ब्रेकडाउन भी कर दिया। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को उसके बारे में पता चल गया। अब देखो सेल में हमेशा ना बेसिक स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग ना सेल को दो पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, सेल को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट वुड बी सेल स्ट्रक्चर, और दूसरा पार्ट वुड बी सेल ऑर्गेनल्स, यही दो पार्ट में आपको हमेशा चैप्टर पढ़ना है। तो सेल स्ट्रक्चर में बच्चों आप लोग न्यूक्लियस पढ़ोगे, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ोगे, ओके, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, राइट, ये आपके सेल स्ट्रक्चर वाला पार्ट आ रहा है, राइट, एंड न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंड इन सम केसेस सेल वॉल भी पढ़ेंगे। ठीक है, इन सम केसेस मतलब प्लांट्स के केस में फॉर एग्जांपल हम लोग सेल वॉल भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट। देखो पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन के बारे में, है ना, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, ओके, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ये फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बना होता है। अब जिनको नहीं पता व्हाट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बच्चों, मैं आप लोगों को शो कर देता हूं। देखो ऐसे आप लोगों को फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर्स देखने मिलते हैं। तो ये ऐसे, ये हो गए फॉस्फेट और लिपिड के बाइलेयर्स। इसमें बीच बीच में आपको प्रोटीन्स देखने मिलते हैं, जैसे अभी यहाँ पे मैं चैनल प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग ने चैनल प्रोटीन्स बना दिया, फिर यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं बच्चों फॉस्फोलिपिड्स।
का बाइलेयर। अब इसको अगर आपने पढ़ा है, इसको अगर आपने पहले पढ़ा है बच्चों, आपको पता होगा कि सिंजर एंड निकोलसन ने बोला था इट इज बेसिकली प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। मतलब क्या है कि कहीं कहीं पे आपको प्रोटीन आइसबर्ग्स देखने, मतलब प्रोटीन देखने मिलेंगे इन द सी ऑफ लिपिड्स। तो पूरा जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये किससे बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। ये है आपका फॉस्फोलिपिड और इसके 2 लेयर्स है, तो इसलिए इसको लिखा है फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर से बना होता है। एंड इट इज ऑलवेज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज ऑलवेज व्हाट बच्चों? ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है, मतलब ये पूरा का पूरा परमेबल नहीं होता है। ओके, कंप्लीटली परमेबल नहीं होता है, ये कुछ कुछ सब्सटेंसेस को आने देता है या नहीं आने देता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को बच्चों एक्सप्लेन किया गया था बाय द मॉडल कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसी मॉडल के बारे में मैं अभी जस्ट बात कर रहा था बच्चों, यही मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया। इट वाज गिवन बाय सिंजर एंड निकोलसन। ओके, तो यहाँ पे आप लिख देना इट वाज गिवन बाय सिंजर एंड निकोलसन। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, अगर कोई पूछ ले आपको कि व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो आपने बोल देना उसका एक स्टेटमेंट है कि प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग, मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे लिख के। तो क्या कहा सिंजर एंड निकोलसन ने कि इट इज प्रोटीन का आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन दी sea of lipids। ओके, प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो प्रोटीन कहीं कहीं पे है बच्चों, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं, चैनल प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके, फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स, ये था थियरी बच्चों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। अब ये जो आपका मेम्ब्रेन होता है बच्चों, इसका कुछ फंक्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला फंक्शन इज डिफ्यूजन। सबसे पहला फंक्शन इज डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है पहले वो समझते हैं। इट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, मतलब कोई चीज अगर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में एक पर्टिकुलर रीजन में है तो वहां से वो ट्रांसफर होकर दूसरे पार्ट पे आ जाए। सर ऑस्मोसिस, दृष्टि ऑस्मोसिस मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके, एक्चुअली इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अगर क्लियर है तो ऑस्मोसिस क्लियर हो जाएगा, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन। तो समझो एक रीजन में, ओके, इफ यू हैव, देखो अभी एक एग्जांपल है कि अगर आपका 2 रीजन है, एक सेल के बाहर का रीजन है, सॉरी, तो एक सेल के बाहर का रीजन है, ये सेल है फॉर एग्जांपल, ये बाहर का रीजन और यहाँ पे, तो समझो यहाँ पे कोई चीज का हाई कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो जो सब्सटेंस, जो मटेरियल जाएगा वो बाहर से अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में सब्सटेंस मूव कर रहा है। अब ये सब्सटेंस कैन बी एनीथिंग, गैसेस हो सकते हैं मूव कर रहे हैं, वाटर भी हो सकता है। जिस केस में इट इज वाटर तो उसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो ऑस्मोसिस इज बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली वाटर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन में क्या होगा कि कोई भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगी तो उसे डिफ्यूजन कहेंगे। और अगर दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज वाटर, तो वाटर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से, वाटर अगर लो कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहा है तो इसे भी हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे, लेकिन ये ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्लियर है। ऑस्मोसिस कैन बी फॉर एनी मटेरियल। ओके, वो फ्लूइड मटेरियल हो सकता है, कोई भी गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, बट अगर हम लोग बात करें ऑस्मोसिस स्पेसिफिकली तो उसमें वाटर होगा। तो आप डिफ्यूजन को डिफाइन कैसे करोगे? डिफ्यूजन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। वेरियस, अब ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करें? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब जब ये मोशन होता है बच्चों, इसमें 3 तरीके के कंडीशंस बनते हैं। एक बनता है बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन कंडीशन, एक बनता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंडीशन, तीसरा बनता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंडीशन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो अब इन तीनों को समझने के लिए आपको बेसिकली ना एक डायग्राम समझना पड़ेगा बस। ठीक है, आप देखो ध्यान से। तो अगर आपका सेल है, ओके, अभी के लिए हम लोग ना सेल को एक ऐसे बॉक्स की तरह कंसिडर करते हैं। ठीक है, 3 कंडीशंस, 3 सेल्स बना लेता हूं मैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल सेल्स बच्चों। ठीक है, अब इसमें ना हम लोग वाटर का कंडीशन कंसिडर करेंगे कि वाटर का लेवल यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है और यहाँ पे कैसा है। ठीक है, और सराउंडिंग के हिसाब से। ओके, अब इसके सराउंडिंग के साथ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब वाटर का कंडीशन बच्चों समझो, यहाँ पे सराउंडिंग है ये, ओके, इसमें वाटर का लेवल ज्यादा है,
सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर कम है, ठीक है। तो सराउंडिंग में पानी का लेवल ज़्यादा है और सेल के पास कम है, ठीक है। और इसमें वाटर का लेवल सेल के अंदर ज़्यादा है, सराउंडिंग में कम है। वाटर का लेवल सेल में ज़्यादा है और सराउंडिंग में कम है। तो ये कंडीशन में क्या होगा, सेकंड, ठीक है। एंड तीसरा कंडीशन, बाहर जितना है, जितना बाहर है उतना ही अंदर भी है। जितना कॉन्सेंट्रेशन बाहर है बच्चों वाटर का, उतने कॉन्सेंट्रेशन अंदर भी है, ठीक है। तो बाहर एक में ज़्यादा है, एक में हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और कंपैरेटिवली अंदर कम है। अंदर समझो एक सिंगल लेयर में ही है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब कंडीशन देखो बहुत सिंपल है, ये 3 कंडीशन है, ओके। अब ध्यान से देखना, तो पहले क्या हुआ है कि वाटर का लेवल अंदर कम है और वाटर का लेवल बाहर ज्यादा है, ओके। तो क्या होगा इसमें बच्चों, वाटर जो है बाहर से अंदर आएगा, राइट है। और जब पानी अंदर आएगा तो सेल क्या होगा बच्चों, सेल विल स्वेल। सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों, सूज जाएगा, ओके। तो सेल विल स्वेल अप, स्वेल अप, ठीक है। और जब कंडीशन है कि अंदर पानी ज्यादा है, वाटर का लेवल बाहर कम है, इस केस में क्या होगा बच्चों, वाटर अंदर से सेल बाहर फेंक देगा, ओके, सो दैट इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, सेल जो है बच्चों वो श्रिंक होने लग जाएगा। तो सेल क्या करेगा इस केस में, इट विल श्रिंक, है ना। तो सेल विल श्रिंक नाउ, तो यहां पे हो जाएगा श्रिंकेज, ठीक है। अब यहां पे अंदर का पानी का लेवल और बाहर का पानी का लेवल इक्वल है, तो इसमें कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा। जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही अंदर आएगा, जितना बाहर उतना ही अंदर, जितना बाहर उतना अंदर, मतलब यहां पे नो नेट मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट। बच्चों इसी डायग्राम से आप लोगों को डिफरेंट टर्म्स समझ में आते हैं। जैसे अगर आप पहले वाला कंडीशन देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें अंदर पानी की कमी थी, कमी मतलब हाइपो, ये था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये हाइपोटोनिक कंडीशन, ठीक है, पहला। दूसरे में बच्चों पानी अंदर ज्यादा था बाहर कम था, तो बॉडी ने बाहर फेंक दिया, तो बॉडी को गुस्सा आया, तो ये था हाइपरटोनिक कंडीशन। इसे ऐसे याद रखो, गुस्से में इसने बाहर भेज दिया, तो इसे हाइपर टॉनिक, करेक्ट है मान्या, हसनैन आई एम गुड बेटा, कंडीशन या फिर सॉल्यूशन आप कह सकते हो, सॉल्यूशन। एंड वेयर देयर इज नो नेट मूवमेंट, कोई नेट मूवमेंट हुआ ही नहीं है, उससे हम लोग कहते हैं बच्चों आइजो, मतलब इक्वल, आइजोटोनिक सॉल्यूशन। क्या ये कंडीशंस क्लियर है बच्चों। तो ऑस्मोसिस होते समय आप लोगों का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे हाई है, सराउंडिंग में हाई है तो अंदर से बाहर से अंदर आएगा, सेल में हाई है बच्चों तो अंदर से बाहर जाएगा। तो डिपेंडेंट होता है बच्चों कि सराउंडिंग में वाटर का लेवल और सेल के अंदर वाटर का लेवल कितना है, ओके। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन बच्चों, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। इसमें कोई डाउट या दिक्कत है बच्चों। देखो डायग्राम्स मैं आप लोगों को करवाते रहूंगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर यू कैन जस्ट नोट इट डाउन क्लियरली, ठीक है। बहुत इजीली आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो इस कंडीशन को अगर आपको डेफिनेशन वाइज देखना है तो आप यहां से देख सकते हो कि आइसोटोनिक कंडीशन क्या होता है। देखो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं अभी, ठीक है। आइसोटोनिक कंडीशन कौन सा कंडीशन है बच्चों, आइसोटोनिक कंडीशन में हो क्या रहा है, जिसमें सेम सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है और पीएच कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों एज द सराउंडिंग और सेल के अंदर सेम है, पहला। दूसरा है हाइपोटोनिक कंडीशन। अब इसमें द सेल कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सॉलिड कंपेयर टू द सराउंडिंग, इसके पास कम है, ओके। तो इट विल ट्राई टू एक्वायर मोर एंड वो भर जाएगा बच्चों। क्लास कौन सी है, क्लास 9 है बेटा। देन हाइपरटोनिक में बच्चों कॉन्सेंट्रेशन हाई है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग, तो ये दे देगा, ठीक है। तो श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म कहां पर होता है बच्चों, श्रिंकेज किस केस में होगा, स्वेलअप किस केस में होगा, और देयर विल बी नो मोमेंट, वो किस केस में होगा। अब याद रख लेना, जब ये श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, उसे हम लोग प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। तो यही प्रोसेस को आप लोग प्लाज्मोलाइसिस भी कह सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लाज्मोलाइज सेल है ये, तो आप इसे कह सकते हो प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो दिस इज प्लाज्मोलाइसिस अगेन, ठीक है। कोई डाउट या दिक्कत होगी तो बच्चों पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर है। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आपकी।
अब जब हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं बच्चों, ओके, अब याद रख लेना प्लांट्स या व्हाट वे से कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करो तो उसमें ना कुछ चीजों में सेल वॉल होता है, जैसे प्लांट्स में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। तो जब हम लोग सेल वॉल के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो सेल वॉल किधर प्रेजेंट आपको देखने मिलेगा? ये सिर्फ देखने मिलेगा प्लांट सेल्स के अंदर, है ना। प्लांट सेल्स के अंदर आप लोगों को सेल वॉल प्रेजेंट देखने मिल जाएगा, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ओके। अब याद रख लेना यहाँ पे भी ना एक क्वेश्चन आता है, प्लीज नोट करना इस चीज को, शायद आप लोगों को बताया हो या नहीं पता नहीं। प्लांट्स के केस में जो सेल वॉल होता है, ओके, उसे हम लोग बोलते हैं वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, ये सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, ओके। वेरियस आप बैक्टीरिया के केस में देखो, बैक्टीरिया के केस में इट इज पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, ये देखो याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीजें लिखा के दे रहा हूँ। एंड इन द केस ऑफ फंगाई बच्चों, फंगाई में भी होता है, राइट है। तो इन दिस केस बच्चों इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, तो ये काइटिनियस होता है, ये काइटिन से बना हुआ होता है। तो ये तीन चीजें क्वेश्चन में आ सकती है कि जो प्लांट का सेल वॉल है या फिर बैक्टीरियल सेल वॉल है या फिर फंगाई का सेल वॉल है, किससे बना हुआ होता है, ओके। तो ये चीज आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ओके। उससे पहले आप लोगों को बेसिक सेल की चीजें पता होनी चाहिए। देखो पहली बात ये कि एंडोसाइटोसिस क्या प्रोसेस होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। देखो एंडोसाइटोसिस क्या होता है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा के केस में फूड आता है, तो एनगल्फिंग द फूड, ओके, एनगल्फिंग द फूड इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। न्यूक्लियस के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों हमारा, न्यूक्लियस इज इन द सेल, सॉरी, न्यूक्लियस इन द सेल जो होता है बच्चों, इट इज अ प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सेल। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बच्चों, जिसके अंदर आप लोगों को जेनेटिक मटेरियल्स देखने मिलते हैं कॉल्ड एज डीएनए, ओके, उस क्रोमोसोम के अंदर। अब क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज द ग्रोथ फेज ऑफ सेल, है ना। इसमें क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, उनके अंदर डीएनए होते हैं बच्चों, और वो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अब क्रोमेटिन के बारे में बात करें, जो अभी हम लोग बात करें, इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ओके, जो आपको किसी भी न्यूक्लियस के अंदर देखने ही मिलेगा, जिसमें आपके हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। देन आता है बच्चों साइटोप्लाज्म, ओके। व्हाट इज साइटोप्लाज्म बच्चों? साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट जो सेल के अंदर होता है आपका, फ्लूइड पार्ट। अच्छा ये हम लोग शॉर्ट में देखने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं। और ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग बात करें बच्चों, तो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर देयर आर सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनल्स बच्चों, या फिर ऑर्गन्स ऑफ द सेल, जिसके ऊपर जिसके फंक्शंस डिपेंडेंट है सेल के, ठीक है। अब इसमें कौन से आ सकते हैं सर? गोल्जी एपेरेटस आ सकते हैं, ओके, रफ ईआर आ सकता है, स्मूथ ईआर आ सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ सकता है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, ओके। तो लेट्स प्रोसीड देन, ओके, चीजें समझते हैं एक एक करके। अब देखो अगर हम लोग बात करें पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ओके, इफ यू टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर इसे ईआर कहते हैं। तो ईआर जो है बच्चों, इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ओके, जिसे सेलुलर ऑर्गेनल कहते हैं। इसमें दो तरीके के ईआरस होते हैं, एक होता है रफ ईआर, एक होता है स्मूथ ईआर, दो तरीके के, ठीक है। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इसके ऊपर बच्चों राइबोसोम्स होते हैं, ओके। स्मूथ ईआर में कोई राइबोसोम नहीं होते, ये याद रख लेना, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम है, तो राइबोसोम का काम क्या होता है बच्चों? प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प करना। तो राइबोसोम किससे बना हुआ होता है बच्चों? ओके, राइबोसोम बना हुआ होता है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से। तो बच्चों इट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, समझ, सर, प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों किसको सिंथेसिस करने में हेल्प करता है? प्रोटीन्स को, वेरियस। अगर आप ध्यान दो स्मूथ ईआर पे देयर इज नो व्हाट पे से राइबोसोम, तो इसका मतलब दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या सिंथेसिस करते हैं बच्चों? तो ये सिंथेसिस करते हैं बट लिपिड मेटाबॉलिज्म करते हैं, लिपिड सिंथेसिस करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं पॉइजनस मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो इन द केस ऑफ ईआर बच्चों, ईआर में दो ईआर पढ़ा हम लोगों ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पढ़ा, एक आरईआर और एक एसईआर। आरईआर जो है बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एसईआर जो है बच्चों, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों ही जरूरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने के लिए दोनों जरूरी है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना, फॉस्फोलिपिड है और उसके साथ में प्रोटीन है। इसलिए बच्चों बोलते हैं ईआर इज इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इट इज इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मतलब क्या है? मेम्ब्रेन बनाने के प्रोसेस को हेल्प करता है कौन? ईआर। क्लियर है बच्चों? तो ईआर क्या करता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को हेल्प करता है, जिससे मेम्ब्रेन प्रोडक्शन इजीली हो जाता है। हेलो यशवी, वेलकम।
आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा। देन इसके बाद में आता है बच्चों पैकेजिंग डिपार्टमेंट कॉल्ड एज गोल्जी apparatus। ओके, इसके बाद में आता है बच्चों गोल्जी apparatus। अब गोल्जी apparatus इज काइंड ऑफ अ पैकेजिंग डिपार्टमेंट आप समझो, या फिर पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ओके, इसका काम क्या होता है बच्चों, गोल्जी apparatus का काम क्या है पहले हम लोग वो समझते हैं। देखो गोल्जी apparatus का काम होता है कि पहले तो ये पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है, दे विल पैकेज एंड मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन्स अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी डिलीवरी करना है कोई चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स का, तो वो गोल्जी apparatus करेगा। तो पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, क्या मैंने बोला, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो गोल्जी का काम है, गोल्जी का क्या काम होगा बच्चों? ओके, तीन चीजें। पहला है पैकेजिंग, पैकेजिंग, दूसरा है मॉडिफिकेशन एंड डिलीवरी, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, और वो तीन चीजों कौन करता है? गोल्जी apparatus। इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। समझा बच्चों? क्लियर? देन कम्स द लाइसोसोम। देन कम्स द लाइसोसोम बच्चों। लाइसोसोम जो है बच्चों, इनको रेफर किया जाता है एज लाइसोसोम बच्चों, इनको रेफर किया जाता है एज सुसाइड बैग्स, या फिर डाइजेस्टिव बैग्स भी बोल सकते हैं, डेमोलिशन स्क्वाड भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम है इनके। लाइसोसोम्स के पास में बच्चों होते हैं एंजाइम्स, पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, पोटेंट एंजाइम्स होते हैं, जो एक सेल को डाइजेस्ट करने के लिए काफी है। बट इनिशियली बच्चों वो सेल को डाइजेस्ट नहीं करते हैं, ओके, या फिर खराब नहीं करते हैं। उनका काम होता है जो वेयर एंड टियर हुआ है सेल के अंदर, ओके, उनको उस वॉर्न आउट जो सेल ऑर्गेनल है उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है। बट अगर पूरा सेल ही वॉर्न आउट हो चुका है तो वो क्या करता है, वो खुद को बर्स्ट करता है, खुद भी फूटता है और सेल को भी डाइजेस्ट कर जाता है। तो लाइसोसोम्स को डाइजेस्टिव बैग्स इसके लिए कहा जाता है, बिकॉज जो वॉर्न आउट सेल के पार्ट्स होते हैं बच्चों, उनको डाइजेस्ट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर पूरा सेल डैमेज है बच्चों तो खुद को भी बर्स्ट कर देता है, सुसाइड कर लेता है, ओके, एंड उसके चक्कर में क्या होता है, पूरा सेल जो है वो डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर सेल के अंदर आ रहा है तो ये उससे भी लड़ने का काम करता है। तो लाइसोसोम्स का अगर एक्चुअली देखा जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन हम लोग ने उसका नाम रख दिया डाइजेस्टिव बैग्स या फिर सुसाइड बैग्स। देन कम्स दी नेक्स्ट पार्ट बच्चों, एंड जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है बच्चों, इसे पावर ऑफ द सेल कहते हैं, आपको ये पता होगा राइट? तो क्यों कहते हैं पहले वो समझेंगे। ओके, देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ओके, इसमें बेसिकली ओके इसका काम है टू जनरेट एटीपी, राइट? और ये जो एटीपी होता है बच्चों, यही ब्रेक डाउन होता है, ओके, दिस एटीपी ब्रेक्स डाउन इनटू, एटीपी है ये ड्यूरिंग सेल का सिंथेसिस बच्चों, ये टूटता है और एडीपी बनाता है, प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल टूट जाता है, प्लस एनर्जी क्रिएट करता है। तो एटीपी से एनर्जी निकालने का काम हमारा बॉडी करता है, ओके। लेकिन ये जो एटीपी है बच्चों, इट इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये क्या है? ये हमारा एनर्जी करेंसी है। और ये एनर्जी करेंसी बना कौन रहा है? ये एनर्जी करेंसी का फॉर्मेशन को कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? टू प्रोड्यूस एटीपी मॉलिक्यूल्स, और वो एटीपी मॉलिक्यूल्स कौन यूज करे? हमारी बॉडी यूज करेगी टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, ये याद रहेगा। चलो, इसके बाद अच्छा बाय द वे याद रख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। इसका मतलब ये इसका खुद का ओन जेनियोम होता है, इट हैज इट्स ओन जेनोम। जेनोम क्यों सर ओन जेनोम होता है? मतलब इसका खुद का डीएनए होता है बच्चों, ओके, इसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। तो मतलब ये जो है बच्चों, इसके पास में जो मेजर चीजें जरूरी है टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ बच्चों, वो इसके पास में पड़ा हुआ होता है, डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। कंप्लीट ऑटोनोमस नहीं है, बट ये सेमी ऑटोनोमस है। हेलो अवनिंद्र, वेलकम। अब नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स बच्चों। अब प्लास्टिड्स को अच्छे से याद रख लेना, ओके। प्लास्टिड्स में आप लोगों को देखने मिलेगा, प्लास्टिड डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में होते हैं, ओके। अब याद रख लेना, इसमें आप लोगों को 3 तरीके के प्लास्टिड्स देखने मिलते हैं, ओके। मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूं। प्लास्टिड्स, इसमें आपको 3 चीजें देखने मिलेगी। पहला है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, एंड तीसरा है
ल्यूकोप्लास्ट प्लास्ट। अब इसके याद रख लेना कलर गिविंग प्लास्टिड्स हैं। तो क्रोमोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चों कलर गिविंग प्लास्टिड, ये सब कलर्स के लिए है, ओके, एक्सेप्ट ग्रीन। इसमें एक्सेप्शन है कि ग्रीन कलर नहीं होता है, एक्सेप्ट ग्रीन, ठीक है। ये ग्रीन कलर प्लास्टिड है बच्चों, ये ग्रीन कलर प्लास्टिड है, और ये कलरलेस प्लास्टिड है। तो कलरलेस प्लास्टिड बच्चों कलर प्रोवाइड तो नहीं कर सकता, तो क्या करता है, तो ये डिवाइड होता है 3 पार्ट में स्टोरेज के लिए। ये स्टोरेज में हेल्प करता है, ये स्टोरेज में हेल्प करता है। कौन से 3 के स्टोरेज है बच्चों इसमें, अब कोई बता सकता है? प्रोटीन स्टोरिंग है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स लिख देता हूं, एंड फैट्स या लिपिड्स, फैट्स एंड लिपिड्स। अब क्लोरोप्लास्ट हो, ल्यूकोप्लास्ट हो, सॉरी क्रोमोनिबल, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोरेज है, एंड देन आप लोगों को फैट का स्टोरेज देखने मिलता है। तो इसी के डिपेंडेंट बच्चों इनके नाम भी होते हैं, ओके। जैसे प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, ओके। उनका काम क्या है बच्चों, टू स्टोर प्रोटीन। अच्छा याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम इज टू स्टोर, स्टोरेज का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट, जिन्होंने नहीं लिखा होगा। देन आता है बच्चों अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ओके। देन आता है बच्चों अल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, सॉरी इलायोप्लास्ट। अल्यूरो आप इसे भी कह सकते हो, प्रोटीनोप्लास्ट कह दो या फिर अल्यूरो लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स है बच्चों जो आप लोगों को देखने मिलते हैं यूजुअली, ठीक है। तो प्लास्टिड जब ये पढ़ते हो बच्चों इसमें डिफरेंट डिविजन्स होता है, ल्यूकोप्लास्ट का और क्रोमोप्लास्ट का और क्लोरोप्लास्ट का, ओके। देन हम लोग बात करते हैं बच्चों वैक्यूल्स के बारे में। अब वैक्यूल्स बच्चों याद रख लेना, प्लांट सेल में डिफरेंट और एनिमल सेल्स में आप लोगों को डिफरेंट देखने मिल रहा है, राइट। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे तो वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल, ओके। इन द केस ऑफ एनिमल्स बहुत स्मॉल और बहुत टेम्पररी होते हैं, बट अगर आप यही प्लांट सेल में देखो तो दीज आर लार्ज एंड परमानेंट, ओके। सो दीज आर लार्ज वेसिकल्स जो होल्ड करके रखते हैं बच्चों वाटर, और इसके वजह से स्ट्रक्चरल जो रिजिडिटी है सेल को वो मिलता है, ठीक है। एंड दीज आर वेरी कॉमन इन प्लांट सेल। एनिमल सेल्स में है या है तो बहुत छोटे हैं, और नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये याद रख लेना। अब कंपैरिजन होता है बच्चों यूनिसेलुलर का और मल्टीसेलुलर का, ओके। तो जब हम लोग कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज यूनिसेलुलर बच्चों, देखो यूनिसेलुलर में इट इज मेड अप ऑफ 1 सेल, है ना, सिंपल बात है। यूनिसेलुलर का मतलब ये 1 सेल। देन सेकंड चीज इज यहाँ पे कोई पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता, इसमें सेल डिवीजन होता है, राइट है। यहाँ पे सिंगल सेल जो है बच्चों वही पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स होते हैं, ओके। जर्म सेल्स अलग होते हैं बच्चों, जर्म सेल्स का काम होता है रिप्रोडक्शन का पार्ट देखना। जो लाइफ स्पैन होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा छोटा होता है इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर, बट मल्टीसेलुलर बच्चों ज्यादा लाइफ स्पैन होल्ड करता है। एग्जाम्पल्स में आते हैं बच्चों अमीबा, पैरामीशियम, वेरियस। अगर आप मल्टीसेलुलर में देखो फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, पूरा का पूरा किंगडम आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स बच्चों जो आप लोगों को पता होनी चाहिए जब हम लोग प्लांट सेल, एनिमल सेल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला बच्चों कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब एकदम सिंपल होता है, प्रो, ओके, मतलब प्रो मतलब बच्चों आपका इंच, व्हाट वे से, मैं फिर से मैं नहीं बोला एंशेंट नहीं बोलना है, और मैं ही फिर से एंशेंट बोल रहा हूँ। तो बच्चों इसका मतलब होता है अंडर डेवलप्ड, ओके। तो बेसिकली प्रो मीन्स बच्चों बिफोर, है ना, प्रो मीन्स बिफोर, और कैरियोटिक का मतलब होता है बच्चों कर्नल, ओके। इसका मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियर, न्यूक्लियर बनने से पहले वाला पार्ट, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी बेसिक बच्चों। तो प्रोकैरियोटिक बच्चों हमारे एंशिएंट में से एक है, ओके, जो सेल्स पहले देखने मिला। हेलो, आई होप इट इज क्लियर। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है बच्चों, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पहले एग्जिस्ट करते थे। फॉसिल रिकॉर्ड से बच्चों डेटिंग किया गया तो इट इज ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो प्रोकैरियोटिक सेल्स एग्जिस्ट करते थे। आई होप इट इज क्लियर। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अगर आप डायग्राम को देखो ना तो आपको उसमें से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो पहली चीज तो इसमें जो बेसिक सेल स्ट्रक्चर वो तो अवेलेबल है, राइट है, साइटोप्लाज्म है, ओके, ये है सेल वॉल है, ओके। देन इसमें न्यूक्लियोइड रीजन है, याद रख लेना, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पे न्यूक्लियोइड रीजन होता है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इट इज प्रिमिटिव, राइट। और बात करें बच्चों इसके अंदर तो राइबोसोम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ओके। तो इसमें राइबोसोम्स भी है, एंड देन इसके पास में एक फ्लैजेलल पार्ट है, ओके, ये चीज याद रख लेना। देन इसमें ऊपर अगर आप देखो सिलेटेड पार्ट है, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। मितांश ने पूछा व्हाट इज फ्लैजेलम, इट इज हेयर लाइक प्रोजेक्शन बेटा, इट इज हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो मोबिलिटी में हेल्प करता है, इससे मोबिलिटी होता है, ओके, समझ रहे हो। तो इट्स अ टेल लाइक स्ट्रक्चर आप समझो जो मूव करने में हेल्प करता है, ओके, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को।
तो जब हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं बच्चों, तो उसमें हम लोग पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये थिन और फ्लेक्सिबल होता है, बहुत डेलिकेट है, ओके, सेमी परमेबल होता है, एंड इट एक्ट्स एज अ इफेक्टिव बैरियर एंड रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस, ओके, सॉल्यूट्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो इसमें बच्चों वाटर है, गैसेस है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है बच्चों, आयंस है, उनका जो कंट्रोल है बच्चों वो बनाए रखता है कौन? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल अगर इफ एग्जिस्ट, ओके, तो इट इज फ्रीली परमेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें बना होता है मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज से बना होता है इन द केस ऑफ प्लांट्स। एनिमल में एग्जिस्ट नहीं करता, और फंगाई में काइटिन से बना होता है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन। ये ना बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूं, उस पर ध्यान देना। देन आता है बच्चों साइटोप्लाज्म। इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल, ओके, इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल, कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बच्चों, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो सकता है। एंड इसकी वजह से बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे पायरुविक एसिड होता है, या फिर आप बोल सकते हो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है। ये वर्ड जिनको नहीं पता याद रख लेना, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस, अच्छा लिखा हुआ ऊपर, ओके, जिसमें बच्चों प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड होता है। जो आपके ना जब सेल रिस्पायर करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उसमें उस पायरुविक एसिड का बहुत ज्यादा काम होता है। तो आपका फूड का पहला ब्रेकडाउन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। देन उसके बाद में एनर्जी हार्नेस के लिए वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। आई होप इतना पार्ट में किसी को कुछ डाउट नहीं आया होगा, राइट? सब चीजें देखो बच्चों एक ही पार्ट में पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। देन हम लोग बात करते हैं बच्चों ईआर के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मे बी स्मूथ ईआर और रफ ईआर हो सकता है। ये हमारे सेल के फ्रेमवर्क को वर्ड पे से सपोर्ट करता है। याद रख लेना, इट इज डबल वॉल्ड इनर वॉल होता है बच्चों, जो कि फोल्ड्स में थ्रो किया जाता है, जिसे क्रिस्टे कहते हैं। और जो बाहर का वॉल होता है बच्चों, इट इज आउटर कवरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ओके, सॉरी, आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? डबल वॉल्ड होता है, याद रखना, ओके। इसी में आपका मेन जो पार्ट है बच्चों, इट इज द सीट ऑफ व्हाट वी से एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। यहीं पे सिंथेसिस होगा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का, एनर्जी रिच कंपाउंड्स का। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके, याद रख लेना। इसका मेन फंक्शन इज कि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म हो सकता है। तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया, जो पायरुविक एसिड बना है, वहां से एटीपी बनाने का प्रोसेस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हेलो शिवम, हेलो, वेलकम नैतिक, ठीक है। देन कम्स योर बच्चों गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपेरेटस, ओके। इन द केस ऑफ सेल वॉल अगर आप देखो बच्चों, तो याद रख लेना, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल फ्लूइड वेसिकल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। इनका काम है टू पैकेज एंड मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स बच्चों, जो जो जरूरी है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, सेल वॉल बनाने के लिए, एज वेल एज बच्चों कुछ सिंथेसाइज करने के लिए कुछ हार्मोन्स को, ओके। तो ये चीजें इसके फंक्शंस में आती हैं। देन अगर हम लोग बात करें राइबोसोम्स के बारे में, इन्हें हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, बिकॉज ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स करवाते हैं। तो दीज आर सिंगल वॉल्ड बच्चों, स्पेरिकल होते हैं, ओके। एंड मेनली ये आप लोगों को देखने मिलेगा बच्चों, इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन्स, और ये हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो इस तरह हम लोग ने क्या कहा, ये है किस चीज के लिए बच्चों? प्रोटीन फैक्ट्रीज है, क्योंकि प्रोटीन प्रोडक्शन में ये जरूरी है। देन अगर हम लोग बात करें बच्चों लाइसोसोम्स के बारे में, बच्चों इसमें डिफरेंट टाइप के 40 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। इसीलिए इसको डाइजेस्टिव बैग्स या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। तो इसमें इंटरसेलुलर डाइजेशन का इसका जो मेन काम होता है, उसमें 40 डिफरेंट जो कैटालिटिक एंजाइम्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेस डेवलप्ड इन प्लांट्स या इन द केस ऑफ गोल्जी आप बोल सकते हो, ओके। एंड देन अगर हम लोग बात करें बच्चों सेंट्रोसोम्स के बारे में, तो सेंट्रोसोम्स का मेन काम होता है बच्चों सेलुलर डिवीजन को हेल्प करना, ओके। तो इसमें दो डिफरेंट सेंट्रायल्स होते हैं बच्चों, जो एक दूसरे से ना परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर आपने देखा होगा उसका डायग्राम, तो इट लुक्स लाइक दिस, कि एक सेंट्रोसोम ऐसे है, ओके, और दूसरा सेंट्रोसोम उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर में रखा हुआ होता है, लाइक दिस। और ड्यूरिंग सेलुलर डिवीजन बच्चों दोनों एक दूसरे से डिफरेंट साइड में चले जाते हैं। एंड देन यहाँ पे आप लोगों को उसके फाइबर्स देख सकते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्रोमोसोम्स को होल्ड करके रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है। अगर आपने सेलुलर डिवीजन देखा होगा तो बच्चों ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो इट इनिशिएट्स एंड रेगुलेट्स द सेलुलर डिवीजन बोला हुआ है, इसका मतलब यही है, ये सेलुलर डिवीजन में हेल्प करते हैं। देन हम लोग ने बात किया बच्चों प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स बच्चों, है ना। इसमें अगर आप देखो तो इसमें आप लोगों को क्रोमोप्लास्ट देखने मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट देखने मिलेगा, एंड देन ल्यूकोप्लास्ट देखने मिलेगा। तो याद रख लेना, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का मेन काम होता है टू गिव कलर्स टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चों वो आपका फोटोसिंथेसिस को भी हेल्प करता है, ओके। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बच्चों, उसमें ब्रेकडाउन ऑफ H2 होगा, देन वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार्च बनाएगा। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट इज क्लोरोफिल। तो दैट क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट बच्चों, जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आई होप इट इज क्लियर।
ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी सेल ऑर्गेनेल रिपीट करना, आई विल रिपीट इट एट द एंड, चलेगा? ठीक है, ये चीज क्लियर बच्चों? चलो अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट वाले पार्ट के बारे में, दैट इज न्यूक्लियस। जैसे मैंने बताया बच्चों, इट इज अगेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और उसके साथ में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल और सेल के फंक्शंस को भी। इट इज द मास्टरमाइंड ऑफ द सेल, ऐसे समझो, ब्रेन ऑफ द सेल। यहीं से आपके मैक्सिमम चीजें जो है बच्चों ट्रांसफर हो रही है और रेगुलेट हो रही है। ठीक है, देन उसके अंदर आता है बच्चों न्यूक्लियोलस, जो कि सबसे प्रोमिनेंट होता है सेल के अंदर। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियोलस, एक रिजिड पार्ट होता है बच्चों। यहाँ पे आपके राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है। तो इट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम इज द प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, और राइबोसोम का फैक्ट्री इज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम्स बनाता है। तो इट पार्टिसिपेट्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस बच्चों। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। देन आता है बच्चों क्रोमैटिन फाइबर्स, जिसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपको क्रोमोसोम्स देखने मिलेंगे। तो जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपने देखा ना डीएनए का, ओके, उसे क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं। दे कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक है, ये याद रख लेना। अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में बच्चों, दीज आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। इसका मेन काम होता है स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस बच्चों, जैसे कि फूड हो गया और फॉर एग्जांपल वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, ये सबको स्टोर करके रखने का काम होता है वैक्यूल्स का। इट इज प्रोमिनेंट इन प्लांट सेल्स एंड वेरी नॉन प्रोमिनेंट बोल सकते हो, या फिर नॉट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, या फिर वेरी टेम्पररी इन द केस ऑफ एनिमल सेल इफ प्रेजेंट। ठीक है, देन आते हैं बच्चों ग्रैन्यूल्स। आपके ये ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, ग्रेनल पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये बहुत ही लीस्ट होते हैं या स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, क्रिस्टल ड्रॉपलेट की तरह। प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है बच्चों, एनिमल्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है बच्चों, और ये आपके सेल्स को फीड करते हैं विद एनर्जी। आई होप इट इज क्लियर। चलो, क्लियर है? डन बच्चों। तो जब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो ये चीजों को आप लोग को ध्यान देना है। ओके, अब बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल अगर देखो आप बच्चों, तो बहुत सिंपल है। स्टार्ट से देखो, इसमें प्रेजेंस ऑफ डेफिनेट सेल वॉल होता है, इसमें नहीं होता है ना, सेल वॉल नहीं होता है एनिमल सेल्स में। सेल मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, ये सेल वॉल के पीछे होता है। ओके, और ये सेल एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन ही स्टार्टिंग बाउंड्री होता है। यहाँ पे सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट ही नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, और इसमें प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम्स, इसलिए इसमें सेलुलर डिवीजन इजीली हो पाता है। ओके, अगर सेंट्रोसोम नहीं है बच्चों, तो सेंट्रोल्स का भी एब्सेंस होगा, तो यहाँ पे सेंट्रोल्स का प्रेजेंस होगा। ओके, यहाँ पे प्लास्टिड्स जो होते हैं बच्चों, वो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं इन द केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलो, सो यहाँ तक के पार्ट को आप लोग देख लो बच्चों, अगर आपको क्लियर है तो। अगर नहीं भी क्लियर है तो टेंशन मतलब, मैं समझा दूंगा अभी के अभी। ठीक है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को इफ यू कंपेयर बच्चों, आप यहाँ पे देखो बहुत इजीली यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, डायग्राम पे ध्यान देना। तो अगर आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को ध्यान से देखो, तो आपको पहला जो नोटिस करने वाला पार्ट है बच्चों, डेट इज, देखो अभी मैं सिर्फ इमेज से दिखा देता हूँ पहले, कि इसके पास में सेल वॉल है, इसके पास में सेल वॉल है, राइट है। यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड इफ यू सी यहाँ पे वैक्यूल बहुत बड़ा है, यहाँ पे वैक्यूल नहीं के बराबर है, राइट है। यहाँ पे इफ यू सी बच्चों, आपका न्यूक्लियस, ईआर, न्यूक्लियोलस, सब कुछ यहाँ पे देखने मिल रहा है, और इसमें आपको प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने मिल रहा है, और ईआर भी आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी भी यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। तो देखो, अगर आप, इमेज इज नॉट विजिबल सर, सच में कितने लोगों को इमेज नहीं दिखाई दे रहा? अविरल के केस में इट इज नॉट विजिबल। क्या इमेज इज नॉट विजिबल? क्या मुझे और जूम करना पड़ेगा इसको? आप क्लियर है? चेक करो, बताओ मुझे। मेरे हिसाब से इट शुड बी विजिबल। मैंने और जूम कर लिया, देखो। उसके लेबलिंग मत देखो, आप पहले डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, मैं कंपेयर करवा दे रहा हूँ डायरेक्टली। देन माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस यहाँ पे भी है बच्चों, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। ओके, है ना सर? हुसैन सर ने बहुत लंबी क्लास ले ली, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके, जिनका समझो कुछ पार्ट छूट गया है ना, वो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। ठीक है, चलो, ये चीज क्लियर है बच्चों। सो वेन एवर यू कंपेयर बच्चों एनिमल सेल और प्लांट सेल, आपको बेसिक डिफरेंसेस जरूर क्लियर हो जाते हैं। ओके, बेसिक डिफरेंसेस जो जरूरी है वो दिख जाते हैं आप लोगों को, राइट? आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स के बारे में, जो सेल के अक्रॉस जाते हैं, उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, मैं आप लोगों को एक एक करके समझाता हूँ, दोनों बहुत मजेदार है। ओके,
जब हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं, देखो एक्टिव है या पैसिव है, इसको कैसे समझोगे? कोई चीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैसे समझना है? देखो एक नदी फ्लो कर रही है, ठीक है, हम लोग ऐसे इमेजिन करेंगे, ओके, कि हम लोग कंसिडर करें एक नदी फ्लो कर रही है, तो पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, दोनों में सेम नदी बना दिया जाएगा कि डिफरेंट होना चाहिए? तो समझो यहाँ पे नदी है, ओके, चलो मैं ना सेम नदी ले लेता हूँ दोनों तरफ पे, ओके, काम आना चाहिए ना। अब मुझे बताओ, कंडीशन आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, मैं कंडीशन आप लोगों से पूछूंगा, दोनों जगह पे नदी सेम है, एक पर्सन है जो नदी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नदी जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, मतलब नदी फ्लो भी इस तरफ कर रही है और ये पर्सन भी इस तरफ ही स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। और एक पर्सन है जो कि नदी के ऑपोजिट, नदी इस तरफ फ्लो कर रही है बट ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब ये नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। मुझे बताओ किस में ज्यादा एनर्जी लगेगा? ओके, किस में ज्यादा एनर्जी लगेगा? कंडीशन हटा देता हूं मैं पहले, हाँ, नदी नहीं सर, तालाब, तालाब में, ठीक है, तालाब वैसे फ्लो नहीं करता, टू योर इंफॉर्मेशन, बट ठीक है, चलो आपको लगता है अगर उसमें आपका तालाब फ्लो करता है तो उसको बाउंड्री मार के रखना पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, मुझे बताओ ए में और बी में, मुझे बताओ किस में ज्यादा एनर्जी लगेगा? इन द डायरेक्शन फ्लो करने में या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए? नदी इस तरफ फ्लो करे और आप इस तरफ फ्लो करो, स्विम करो, किस में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगा? सोचो और बताओ। हाँ, ए या बी? सिंपल सा बात है बच्चों, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ओके, तो यहां पे एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होगा, एनर्जी का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, राइट है, लॉजिकल है बच्चों। वेरियस अगर आप यहां पे देखो बच्चों, जिस डायरेक्शन में पानी के फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लो करो आप, तो आपको एनर्जी कम लगाना पड़ेगा, राइट है बच्चों। तो जहां पे आपको एक्टिवली एनर्जी लगाना पड़ता है, जहां पे आपको एक्टिवली एनर्जी लगाना पड़ता है बच्चों, उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और जहां पे आपको कहीं पे एनर्जी लगाना नहीं पड़ता है, आपके फ्लो में ही जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन के, उससे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। आपको एक मजेदार बात बताओ बच्चों, मजेदार बताओ। एक ना बच्चा था, ठीक है, एक बच्चा है जिसको ना मैं पूछ रहा हूं ए फॉर क्या होता है, तो वो बोल रहा है कि ए फॉर बॉल, ओके, फिर मैं पूछ रहा हूँ बी फॉर क्या होता है, तो वो बोलता बी फॉर डॉग, ओके, एंड पूरे क्लास वाले हंस रहे हैं। और उस बच्चे को क्या लग रहा है पता है क्या? उस बच्चे को लग रहा है मैं तो कितना स्मार्ट हूं, मैंने सर का मजाक उड़ा दिया, ठीक है। उस बच्चे को पता नहीं है कि पूरे क्लासमेट्स उसके ऊपर हंस रहे हैं कि ये कितना मतिमंद हो सकता है और गतिमंद हो सकता है, दोनों एक टाइम पर। टैलेंट है वो कि दिमाग से स्लो भी है और दिमाग से बंद भी है। और वो बच्चा कौन है पता है? अविरल है। कमेंट में इसके बचपन की स्टोरी अभी देख लो आप लोग, ठीक है। चलो बच्चों, सो एनर्जी एक्सपेंडिचर जहां पे लो है, ओके, जहां पे एनर्जी लगाना नहीं पड़ता है, गो विद द फ्लो हो जाता है बच्चों, वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जहां पे एनर्जी लगाना पड़ता है बच्चों, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सर व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाई इज कॉल्ड एस? माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनल है बेटा, ओके, और वो ना एटीपी प्रोड्यूस करता है, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इट प्रोड्यूसेस एटीपी मॉलिक्यूल, जिसे बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी मॉलिक्यूल, ओके। और ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है बच्चों, ये एडीपी में कन्वर्ट होता है और फॉस्फेट मॉलिक्यूल टूटता है एंड एनर्जी रिलीज होती है। अब इसे पावर हाउस इसलिए कहते हैं बिकॉज ये एनर्जी जो मिलना चाहिए था, ओके, ये एनर्जी जो मिलना चाहिए था बच्चों, वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से मिला, ओके, इसीलिए बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। हेलो आरव, वेलकम। डन बच्चों, क्लियर है? चलो, चलो डन बच्चों, डन। इतने इसमें कुछ डाउट है तो पहले पूछ लेना बच्चों, ठीक है। यहाँ के पार्ट में किसी को डाउट है, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव पैसिव में कुछ डाउट?
तो यही बच्चों दो टाइप के आप लोग ट्रांसपोर्ट देखते हो, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन बच्चों, जिसमें जो एनर्जी सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, इट मूव्स अगेंस्ट ओके द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो इसमें आप लोगों को एनर्जी ज्यादा देना नहीं पड़ता है, बट जहां पे बच्चों इन द डायरेक्शन है बच्चों, वहां पे आप लोगों को एनर्जी देना पड़ेगा। अब जब आपका ऑस्मोसिस होता है बच्चों, याद रख लेना इसमें एंडोस्मोसिस जो होता है, जिसमें सेल के अंदर वाटर आ रहा है, राइट है, एंड सब्सटेंस अगर बाहर जा रहा है उसे एक्सॉस्मोसिस कहते हैं, जैसे वाटर अगर बाहर जा रहा है सेल से उसे एक्सॉस्मोसिस कहते हैं। जब सेल में से पानी बहुत ज्यादा एक्सेस में निकल जाता है बच्चों और सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो सेल श्रिंक हो जाता है, उसे प्लाज्मोलाइसिस ऑफ सेल भी कहता है, जैसे हाइपरटोनिक कंडीशन में आपने देखा। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होगा जहां पे एनर्जी लगेगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा जहां पे एनर्जी नहीं लगेगी। ओके, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दे रहा हूं, प्लीज उसे लिख देना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और एक और चीज सर, ये अविरल नहीं नहीं जाने दो, गवार नहीं है बच्चा, भटका हुआ बच्चा है ऐसा समझो। ओके, आपका फ्यूचर ब्राइट है, 12 के वॉचिंग का नीचे से क्या, अच्छा वॉचिंग से मेरा फ्यूचर ब्राइट हो रहा है बेटा, मेरा पहले से ब्राइट है। ठीक है, आपके वैलिडिटी की जरूरत ही नहीं थी, पहले से ब्राइट है और बहुत ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, आप अभी जो क्लास 9 में बैठ के मतलब पढ़ रहे हो ना, बच्चे IIT JEE में पहुंच चुके हैं मेरे पहले से। ठीक है, तो ये कमेंट जो कर रहे हो ना आप, जो सोच रहे हो कि बहुत स्टड बन गए हो, ओके कमेंट करके, ऐसा बेवकूफ लग रहे हो लिटरली। चलो, तो और एक चीज और बता दूं मैं पहले आप लोगों को कि सेल के ऑर्गेनल्स का मैं एक 1 शॉट लेक्चर लेने वाला हूँ फ्री क्लास में। ओके, ऑन सैटरडे अगर आप लोग आना चाहते हो बच्चों तो प्लीज डू कम। ऑन द ऐप हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, ऑन द ऐप हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम लोग सेल ऑर्गेनल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फॉर क्लास 9। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक मेरे सेशंस देखे नहीं है, ओके अगर आप देखना चाहते हो बच्चों, यू कैन कम टू द सेशन बच्चों, आप लोग एंजॉय करो क्लास का, हम लोग मजा लेंगे। ओके, सो आने वाले टाइम में ओके विल बी डिस्कसिंग मेनी मोर थिंग्स बच्चों। ओके, ऐसे ही जैसे आज हम लोगों ने किया है। चलो, तो आई होप बच्चों यहाँ तक की पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, और चीजें आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे इन सबके, जो भी आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं बनाया नोट्स और बनाना चाह रहे हैं बच्चों, ओके तो आप लोग इस लेक्चर के पार्ट को आप लोग पॉज कर करके इसके नोट्स बना सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सर मैं बेवकूफ़ हूँ तो आप, मैं भी बेवकूफ़ हूँ ओके, क्योंकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो सही है ना, मैच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है सर, फ्री क्लास में भी सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड आता है? नहीं, फ्री क्लासेस के लिए नहीं आएगा, जहाँ पे फ्री टैग्ड होगा वहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा, जो पेड क्लासेस है उसके लिए सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, वाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स? देखो पहली बात यह है ना कि लाइजोसोम्स आर कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग, उनका नाम खराब है। ठीक है, डाइजेस्टिव बैग क्यों कहते हैं उसको, क्या नाम है, माया पाल। ओके, माया, तो डाइजेस्टिव बैग इसके लिए कहते हैं, पहले बात तो ये कि उनके पास ना 40 एंजाइम्स होते हैं, पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, कि सेल में अगर कोई चीज बॉर्न आउट हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 40 एंजाइम्स है, उनका काम क्या है, तोड़ना। ओके, तो अगर समझो मेरे पास में दिख रहा है मुझे 2-3 सेल ऑर्गेनल्स ठीक से काम नहीं कर रहे बच्चों, तो उस पर एंजाइम्स देकर उसे डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए उसको डाइजेस्टिव बैग्स कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अगर दिख रहा है पूरे सेल में कि सभी चीजें डैमेज्ड है, ओके तो कितने लोगों, कितने सारे सेल ऑर्गेनल्स को वो एंजाइम्स देना होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करता है, वो लाइसोसोम खुद बर्स्ट हो जाता है, एंड वो जो 40 एंजाइम्स उसको रिलीज कर देता है इन द सेल। तो क्या होता है, वो तो खुद बर्स्ट हो जाता है बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वो फैल कर पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए उसको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, या फिर डेमोलिशन स्क्वाड भी कहते हैं। दोनों चीजें क्लियर है? मैंने ट्राई किया तो नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो भी मेरी फ्री क्लास होगी, कल है क्लास 10 की फ्री क्लास एट 8 PM, तो आप मुझे वो वाला बता देना। ठीक है, तब मुझे बता देना, मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर दूंगा। चल आ रहा, बहुत देर से मैसेज कर रहे, नहीं मैं मान लेता हूँ अभी। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच अविरल। ओके, चलो, सो आई होप बच्चों आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में।
तो जो मेरे फ्री क्लासेस करना चाहते हैं बच्चों, आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। एमबाइब ऐप पर मेरी फ्री क्लासेस चलती है बच्चों, एज वेल एज पेड क्लासेस चलती है। तो जो भी बच्चे देखना चाहते हैं मेरे लेक्चर्स को, यू कैन कम ऑन प्लेटफॉर्म बच्चों। क्लास 10 का कल क्लास होने वाला है एट 8 PM। ओके, फ्री क्लास है। ओके, इट्स अ फ्री क्लास। टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग आ सकते हो बच्चों सेशन में। एंड जो भी बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो बच्चों। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आप लोग ऐप पर आने के बाद कर सकते हो। ओके, तो चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय उपाध्याय साइनिंग ऑफ। और जिन भी बच्चों ने, मैंने फिर से आपको बताया, देखो जिन भी बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है M/VLE ऐप को बच्चों, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एज वेल एज बच्चों आप लोग लेंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो लेंस ऐप डाउनलोड करने से आपका फायदा ये होगा कि आप लोग घर बैठे बैठे कोई भी चीज़ आपको समझना है अगर, तो आप लोग बच्चों इजीली उसे डाउनलोड करके स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने से आप लोग उस चीज़ का जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक VLE ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो घर बैठे बैठे आप लोग एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो, DIY एक्सपेरिमेंट्स। और साथ में बच्चों आप लोगों को इवैल्यूएशन मॉड्यूल देखने मिलता है। ओके, इवैल्यूएशन मॉड्यूल में आप लोगों को वाइवा के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो M/Vibe ऐप पर बच्चों आपके कोर्स बुक्स अवेलेबल, 3D लर्निंग वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। एंड जो भी बच्चों ने अभी तक TG ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, दिस इज द लिंक बच्चों, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक को। एंड डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप है बच्चों, 24/7 आपके डाउट्स यहाँ पे सॉल्व होते हैं। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर बच्चों। ओके, अच्छा लगा होगा बच्चों आप लोगों को। ओके अविरल बेसिक साइंस पढ़ के हो यार, ये होता देखो अनपढ़ बच्चे जब कमेंट करने बैठते हैं। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय उपाध्याय साइनिंग ऑफ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। Keep imbibing. We believe in you.